हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 12 मार्च 2023 के करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ के लिए एग्जाम इंजन एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से। डेली का जो करंट अफेयर का पीडीएफ है वो आपको एग्जाम इंजन एप्लीकेशन के अंदर फ्री स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन में मिल जाता है। जो डेली का पीडीएफ रहता है वो हिंदी और इंग्लिश में रहता है, और इतना ही नहीं, करंट अफेयर से जुड़े हुए जो स्टैटिक जीके होता है वो भी वहां पर दिया हुआ होता है। तो आप इस चीज का ख्याल रखें कि करंट अफेयर का पीडीएफ एग्जाम इंजन से जरूर डाउनलोड कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी हाल ही में यह कौन सा शहर है जहां पर नेशनल वर्कशॉप का उद्घाटन किया है बम्बू सेक्टर डेवलपमेंट के लिए। देखिए, अंग्रेजी में इसको बैम्बो बोलते हैं, हिंदी में बांस या बम्बू भी बोला जाता है। तो बैम्बो को बढ़ावा देने के लिए, इस सेक्टर को आगे ले जाने के लिए, डेवलप करने के लिए नई दिल्ली में अभी हाल ही में शुभारंभ किया गया नेशनल वर्कशॉप का। ध्यान रखिए, अभी कुछ टाइम पहले नॉर्थ ईस्ट रीजन में जितने भी उत्तरी पूर्वी राज्य हैं भारत के, जैसे कि आसाम हो गया, मेघालय हो गया, या मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, यहाँ पर बैम्बो कल्चर बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है। यहाँ पर बांस का उत्पादन भी बहुत होता है, और बांस का अपने आप में दुनिया भर में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, जिसको आगे ले जाने के लिए, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्राफ्ट के आइटम बनाए जाते हैं, बहुत सारे बेनिफिशियरी आइटम्स बनाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो एमएसएमईज हैं उनको इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, जिसके लिए इसका उद्घाटन किया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा अभी हाल ही में बेंगलोर के अंदर नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर का भी उद्घाटन किया गया, मतलब हिंदी में अगर बोले तो राष्ट्रीय बागवानी मेले का उद्घाटन भी किया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ का उद्घाटन कहां पर किया गया? मैंने क्या बोला? नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो इसका आंसर है मेघालय। कृषि कुंभ का उद्घाटन इस बार मेघालय में किया गया। क्लियर है? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के ऊपर अभी हाल ही में चर्चा करने के लिए पहली बार इंडिया सेंट्रल एशिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन भी नई दिल्ली में ही किया गया है अभी हाल ही में। और अफगानिस्तान रीजन से लगने वाले जितने भी देश हैं, स्पेशली जैसे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान हो गया, और किर्गिज रिपब्लिक हो गया, या तजिकिस्तान हो गया, इन सारे देशों ने यहाँ पर हिस्सा लिया। साथ में भारत ने इस पर्टिकुलर मीटिंग को होस्ट किया है। और इसका मेन कंसर्न ये था कि आज की डेट में जैसे कि आतंकवाद है अफगानिस्तान के अंदर, जबरन किस तरीके से अफगानिस्तान की सत्ता पलट कर दी गई तालिबानियों के द्वारा, और वहां पर ड्रग ट्रैफिकिंग के भी केसेस लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, टेररिज्म फंडिंग को लेकर भी बहुत सारे नए नए ट्रेल्स देखने को मिल रहे हैं। तो इन सारी चीजों से कैसे आगे चलकर निपटा जाए, जो समीकरण बन रहे हैं उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, जिसके लिए इस मीटिंग का उद्घाटन किया गया। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है ध्यान रखना कि इस मीटिंग को लीड किसने किया? तो भारत ने इस मीटिंग को लीड किया, और भारत में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, 5 दिन का महोत्सव जिसका नाम है याओशांग फेस्टिवल, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में कौन से राज्य में किया गया? तो याओशांग उत्सव का उद्घाटन मणिपुर में किया गया। और इसके बारे में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे नॉर्थ इंडिया में आप होली मनाते हो ना, अभी का त्योहार निकला है, उसी तरीके से मणिपुर में होली के टाइम पे जो पहली पूर्णिमा होती है, मतलब जो फर्स्ट फुल मून होता है, उसी दिन याओसांग त्योहार मनाया जाता है। तो ये 5 दिन का उत्सव इस बार शुरू हुआ है, और 7 मार्च से इसकी शुरुआत हुई है। अगर आपको याद हो तो इस बार 7 मार्च को पूर्णिमा थी, तभी से इसका शुभारंभ हुआ है। तो ये त्योहार एक तरीके से मणिपुर के अंदर रंगों का त्योहार माना जाता है। वहां पर भी रंगों और मिठाइयों के साथ ये त्योहार मनाया जाता है। मणिपुर की कैपिटल तो आपको पता ही है, इम्फाल है। यहाँ पे इस टाइम पे सरकार चल रही है बीरेन्द्र सिंह की। किसकी? बीरेन्द्र सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पे अभी हाल ही में नई गवर्नर बनी है अनसुईया उइके। पहले ये छत्तीसगढ़ की गवर्नर थी। अगला क्वेश्चन है, वेद शिव बिजनेस मीडिया इंडियन फार्मा फेयर 2023 का 8वां संस्करण 17 मार्च से 18 मार्च तक आयोजित किया जाएगा कौन से राज्य में? तो इस बार इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के अंदर किया जाएगा, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, वेस्ट बिजनेस मीडियाज इंडियन फार्मा फेयर, इसका मेन उद्देश्य ये है कि फार्मेसी को बढ़ावा देना।
आने वाले टाइम में फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में नई-नई टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आना, जैसे कि मेडिसिन के क्षेत्र में ज़्यादातर एलोपैथिक दवाइयाँ जो है, वो हमें अमेरिका से मँगानी होती हैं या फिर जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, वो भी हम अमेरिका से ही ज़्यादातर इम्पोर्ट करते हैं। तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इस मेले को बढ़ावा दिया जाएगा और इसका मेन उद्देश्य ये होगा कि आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल इक्विपमेंट्स भारत में ही बनाए जाएँ। उत्तर प्रदेश में गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। ध्यान रखिएगा एक चीज़, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया टाइगर रिज़र्व कहाँ पर खोला है? तो ये खोला था चित्रकूट में, कहाँ पर? चित्रकूट। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है रानीपुर टाइगर रिज़र्व, रानीपुर टाइगर रिज़र्व। उत्तर प्रदेश के जो फ़ोक डांस हैं, जो कि कई बार आपसे पूछे जाते हैं, उनमें से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि रासलीला, रामलीला हो गया, कजरी आपसे कई बार पूछ दिया जाता है, झोरा यहाँ पर होता है, नौटंकी होती है, ये सब यहाँ के फ़ोक डांस हैं। और उत्तर प्रदेश का एक क्लासिकल डांस भी है, जिसको कथक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तीसरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है, थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। और इस बार की जो इसकी थीम रही, ये रही इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी। इस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य ये है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरे भारत में हर एक इलेक्शंस की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाए। इसकी जो पहली कॉन्फ्रेंस थी, जैसे कि ये अब तो तीसरी है, पहली कॉन्फ्रेंस जो इसकी, ये कब आयोजित करी गई थी? तो 2022 में 31 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक 2 दिन का उत्सव किया गया था। उसके बाद जो दूसरी कॉन्फ्रेंस थी, वो 23 से लेकर 24 जनवरी तक आयोजित करी गई थी और अब ये तीसरी कॉन्फ्रेंस है, जो कि अभी हाल ही में आयोजित करी गई है। और इस टाइम पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ये हैं राजीव कुमार, राजीव कुमार। और बाकी के 2 कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे हैं और एक हैं अरुण गोयल। इनमें से सबसे बाद में मतलब अरुण गोयल आए हैं, या आप बोल सकते हो सबसे ज़्यादा सीनियर राजीव कुमार हैं, फिर अनूप चंद्र पांडे हैं और फिर हैं अरुण गोयल। भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? कई बार आपसे एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है, सुकुमार सेन। ध्यान रखिएगा, सुकुमार सेन। कई बार आपसे ये भी पूछ दिया जाता है, भारत के इलेक्शन कमीशन की, निर्वाचन आयोग की पहली महिला चीफ कौन थी? तो अगर आपसे महिला चीफ पूछा जाए तो इनका नाम है वीएस रामादेवी। क्या नाम है? वीएस रामादेवी। तो सुकुमार सेन पहले चीफ और पहली महिला चीफ वीएस रामादेवी। 1950 में भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना करी गई थी। इलेक्शन कमीशन के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 324 में प्रावधान है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, इनका कार्यकाल 6 साल का होता है और 65 साल इनकी रिटायरमेंट एज होती है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अभी हाल ही में डकोटा एयरक्राफ्ट को लोगों को देखने के लिए, या आप बोल सकते हो जनता के लिए एक प्रदर्शनी के रूप में डकोटा एयरक्राफ्ट को अभी हाल ही में लॉन्च किया है? तो ये हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। इन्होंने उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के अंदर भुवनेश्वर एयरपोर्ट जो है, वहां पर इसका उद्घाटन किया है। डकोटा जो एयरक्राफ्ट है, इसको अभी हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कलकत्ता से मंगवाया गया था 18 जनवरी 2023 को। और अब लोग इसको देख पाएंगे, इसका फील ले पाएंगे। और ये जो डकोटा एयरक्राफ्ट है, ये बेसिकली कलिंगा एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट है। और इसको जब लॉन्च किया गया था, तो इनके पिताजी, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बीजू पटनायक, उनके टाइम पीरियड पर इसको लॉन्च किया गया था। तो अभी हाल ही में उनकी 107वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई, जिसके उपलक्ष्य में डकोटा एयरक्राफ्ट को इन्होंने लॉन्च किया है। उड़ीसा में गवर्नर कौन है इस टाइम पे? तो ये है गणेशी लाल, गणेशी लाल। आंध्र प्रदेश में वाई एस जगन रेड्डी की सरकार है। तमिलनाडु में एम के स्टालिन की सरकार है और एकनाथ जी शिंदे की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने अभी हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक पैक्ट साइन किया है? और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ ये मिलकर अपने कस्टमर्स को मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की ही बीमा योजना देंगे। तो ये है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। मतलब कहने का ये है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से अगर आप कोई लोन वगैरह अगर कुछ भी लेते हैं, तो आपको जो इंश्योरेंस प्लान ये देंगे, वो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का ही देंगे। और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जो है, ये एक्सिस बैंक के साथ भी काम करते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत पुराना बैंक नहीं है।
इस बैंक की स्थापना साल 2017 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर। अगला क्वेश्चन है, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भारतीय मूल के जज को न्यूयॉर्क की कोर्ट में जगह मिली है। तो न्यूयॉर्क की कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये भारतीय मूल के हैं, अरुण सुब्रमण्यम। क्या नाम है? अरुण सुब्रमण्यम। और कहीं ना कहीं लॉ के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा बायोडेटा है, बहुत बड़ा करियर है। अगर इनके बारे में बात करी जाए तो आप ये समझ लो कि ये एक लंबे टाइम तक कोलंबिया लॉ रिव्यू के डायरेक्टर रह चुके हैं। नाम क्या है? अरुण सुब्रमण्यम। और इनका जो नॉमिनेशन हुआ है ये ऐसे डायरेक्टली नहीं हुआ है, वहां पर वहां की सीनेट के द्वारा फैसला लिया गया है वोटिंग के आधार पर। 58 लोगों ने इनके फेवर में वोट दिया और 37 लोगों ने इनके खिलाफ वोट दिया, तो जाहिर सी बात है बहुमत इनके पास रहा और इनको न्यूयॉर्क कोर्ट में जगह मिली। अगला क्वेश्चन है, जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं डॉक्टर मानिक साहा। अभी ये हाल ही में कौन से राज्य के मुख्यमंत्री एक बार फिर से बन गए हैं? तो ये एक बार फिर से त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये इनका दूसरा कार्यकाल है जब ये मुख्यमंत्री के रूप में सर्व करेंगे त्रिपुरा के अंदर। और कुछ टाइम पहले ही 2022 में आपको बता दूं इन्होंने बिप्लाव कुमार देव को सक्सीड किया था और उनकी जगह पर मुख्यमंत्री बने थे। तो हालांकि 5 साल कंप्लीट हो गए, ये चौथा साल चल रहा था 2022 जब इन्होंने जगह संभाली थी। तो एक तरीके से देखा जाए तो इनका ये दूसरा ही कार्यकाल शुरू हो रहा है अब, जैसे कि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के साथ हुआ था वैसे ही। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? देखिए, फाइटर यूनिट का मतलब क्या है? यूनिट का मतलब पूरी टीम, पूरा एक जो एयरबेस है, वो पहली बार किसी महिला अधिकारी को सौंप दिया गया है। तो ये हैं शालिजा धामी। शालिजा धामी। और आपको ये पता होना चाहिए, बहुत लोगों को पता नहीं होता है, एक एयरफोर्स में एक पोस्ट होती है जिसको बोलते हैं ग्रुप कैप्टन। क्या बोलते हैं? ग्रुप कैप्टन। तो जो ग्रुप कैप्टन होता है ना, उसका टास्क होता है कि वो पूरी कमांड संभालता है, पूरी एक यूनिट संभालता है। मतलब एक आप ये समझ सकते हो पूरा एयरबेस ही उसको दे दिया जाता है और उस एयरबेस का करता धरता वही होता है। तो ये है ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी। पूरे भारत में पहली बार ऐसा हुआ है हमारी इंडियन एयरफोर्स में कि किसी महिला अधिकारी को पूरी कमांड दे दी गई है। और इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय के द्वारा फैसला लिया गया है कि 10 से लेकर 31 मार्च 2023 तक खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। तो इस बार खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट में कितने स्पोर्ट्स आयोजित किए जाएंगे? तो इस बार इसमें टोटल 10 खेल खेले जाएंगे और ये 10 तरीके खेल 10 अलग अलग शहरों में आयोजित किए जाएंगे। तो 10 स्पोर्ट, 10 सिटीज, 100 इवेंट्स और 15,000 से ज्यादा इसमें पूरे भारत भर की महिला पार्टिसिपेंट्स हिस्सा ले रही हैं। ठीक है। तो एक तरीके से इंटरनेशनल वेमेंस डे जो कि हम लोगों ने 8 मार्च को मनाया है, उसका सेलिब्रेशन और बड़ा करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो 10 तारीख मतलब परसों से ये शुरू भी हो चुका है। इसका उद्घाटन नई दिल्ली से अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा किया गया है क्योंकि वो खेल मंत्री हैं इस टाइम पे। नो स्मोकिंग डे कौन से दिन मनाया जाता है? तो नो स्मोकिंग डे हर साल मार्च के महीने में दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। तो सेकेंड वेंसडे ऑफ मार्च को मनाया जाता है और इस बार ये दिन पड़ा है 8 मार्च। तो 8 मार्च को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करना कि वो स्मोकिंग ना करें, अगर करते हैं तो क्विट कर दें क्योंकि इससे कितनी सीवियर बीमारियां हो सकती हैं। ये किन किन चीज़ों के लिए आपके बॉडी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है, जैसे किडनी हो गया, ब्लैडर हो गया, लंग्स हो गए या थॉट हो गया, माउथ हो गया, ये सारे ऑर्गन्स को ये अफेक्ट कर सकती है। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने इनको कहीं ना कहीं टीवी में जरूर देखा होगा। इनका नाम है सतीश कौशिक। तो अभी हाल ही में 67 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये बेसिकली अगर यहाँ पर देखा जाए तो अभिनेता थे और उसके बाद ये लेखक भी बने, फिर ये डायरेक्टर भी बने और ये प्रोड्यूसर भी बने। तो बॉलीवुड के अंदर एक बहुत बड़ा नाम सतीश कौशिक, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। आपको पता है श्रीदेवी की एक सुपर डुपर हिट मूवी जिसका नाम है रूप की रानी चोरों का राजा, उसको इन्होंने डायरेक्ट किया था। लेकिन इनको जो बहुत बड़ा ब्रेक मिला जहां से इनके करियर का बिल्कुल एक तरीके से बोलो कि यू टर्न आ गया,
तो वो है हम आपके दिल में रहते हैं। ये मूवी मैंने तो देखी नहीं, बट नाम इसका बड़ा सुना है। तो एक दिग्गज अभिनेता जिनका निधन हो गया। एग्जाम इंजन पर आपके पास 4 दिन है। 4 दिन के बाद हिस्ट्री और पॉलिटी का बिल्कुल फ्रेश बैच में स्टार्ट कर रहा हूँ। आप 2023 के कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो ये बैच आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं इस बार पीडीएफ तो दूंगा ही दूंगा, साथ में एक्स्ट्रा नोट्स की एक पूरी बुकलेट भी मैं आपको देने वाला हूँ। ये जो बैच होगा ये मैं 1.5 महीने के अंदर पूरे तरीके से खत्म कर दूंगा। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। 16 मार्च से अपने बर्थडे के दिन इस बैच को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 साल तक जो भी क्लासेस होंगी उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेंगी। दूसरी तरफ अगर आप मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो एक दो नहीं, 1840 मॉक टेस्ट, मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आप डेली का भी एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो भी 365 दिन होते हैं साल में। तो 1840 मॉक टेस्ट की पूरी सीरीज सिर्फ आप इतने अमाउंट में ले सकते हो एग्जाम इंजन से। इन टेस्ट की खास बात यह है कि केवल जीएस ही नहीं, सारे सब्जेक्ट इसमें हैं, और जो जीएस के क्वेश्चन है वो मेरे द्वारा पूरे सिलेक्टेड है। एसएससी की हर यूनिट के लिए, एमटीएस के लिए भी है, सीएचएसएल के लिए है, सीजीएल के लिए है, दिल्ली पुलिस वगैरह के लिए भी है। तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये अपने आप में बहुत ही अनलिमिटेड, या आप बोल सकते हो कॉम्बो पैकेज टाइप का है। तो ये एग्जाम इंजन से आप अवेल कर सकते हैं। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना किसके द्वारा करी गई है इनमें से? G7, G20, यूनेस्को, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। कल फिर सुबह 4 बजे यहीं पर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय।